हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, मैं आपको करवा रही हूँ क्लास 12th के फाइनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन फॉर HBSC स्टूडेंट्स। और सेक्शन ए मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है और आज के वीडियो में हम सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी का। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। रिलेशन आर के लिए जो सेट है वो तो 1 2 3 है, एंड द रिलेशन इज गिवन बाय R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक एंड नोर ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले तो हम सेट को मान लो ए नाम दे देते हैं, तो सेट का नाम तो हो गया 1 2 3। और रिलेशन आपने अभी अभी देख लिया, रिलेशन में 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 1 2 से और 2 3 से, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं भाई रिफ्लेक्सिविटी का, कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। उसने खुद ही बता दिया है कि भाई रिफ्लेक्सिव तो है, तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमें वैसे भी यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और 3 3 से रिलेटेड है। क्लियर है? तो बस इसी बात को यहाँ पर आपने जस्ट लिख देना है कि बिकॉज 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 2 आर को बिलोंग कर रहा है और 3 3 आर को बिलोंग कर रहा है। यानी कि ए आर को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे अपने आप से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हो गया। अब नंबर 2 पे आ जाओ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर हिंदी में बताऊं कि राम लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण भी राम का भाई हो जाए, यानी कोई रिलेशन ए से बी पे जा रहा है और हम उसको बी से ए पर भी उसी तरह प्रूव कर दे, तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। लेकिन आप यहाँ देखो कि 1 2 को बिलोंग कर रहा है, लेकिन पूरे सेट में कहीं भी 2 और 1 का पेयर नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऐसी ही बात ट्रांजिटिविटी में आ जाती है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी का भाई है ना, सुनो, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए ने भी सी का भाई होना है। मतलब ए बी से रिलेटेड है, बी अगर सी से रिलेटेड है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए हर इस तरह के पेयर के लिए। अब यहाँ देखो 1 2 से रिलेटेड और 2 3 से, लेकिन 1 3 से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इसको भी लिख दो, पहले इसको वर्बली समझ लो, फिर उसको लिख दो कि 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है। अगर एक भी ऐसा पेयर आप ढूंढ पाते हो तो कॉन्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो 1 3, बल्कि ये एरो की बजाय तुम यहाँ लिखो बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब हो गया आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब जनरली क्या होता था कि हमारे पास जो इस सेट में जो क्वेश्चन आता था, दोनों, एक आता था चैप्टर 1 में से और एक आता था चैप्टर 2 में से, लेकिन यहाँ बाय चांस ये पूरा क्वेश्चन ही आपका चैप्टर 1 में से आ रहा है। हाँ, इस बार इन्होंने ये जरूर कर दिया कि ये चैप्टर 2 में से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, यानी कि 21st क्वेश्चन में 3 चॉइस आपको दी गई है। तो अब इसकी सेकंड चॉइस पर चलते हैं। अब इंटरनल चॉइस वाला क्या क्वेश्चन है? शो दैट रिलेशन आर इन आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब इसमें जो रिलेशन है वो हमारा रियल नंबर्स पर डिफाइन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की इंटरनल चॉइस कर रहे हैं। इस आर के आगे में ये डैश लगाकर मैं इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए डिनोट करूंगी आर को अलग तरीके से। एंड रिलेशन आर ये हमें दे रखा है कि वो ए बी के पेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी। रिलेशन के अंदर ए कोमा बी के वो पेयर होंगे जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से या तो छोटा है या उसके बराबर है। तो कहता है कि शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक
नहीं है। क्लियर है? लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए लेके चलते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में एक बात का ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटा तो नहीं है, लेकिन एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आप लॉजिक को समझो कि ऐसे दो एलिमेंट्स रिलेटेड है आपस में कि या तो वो एलिमेंट्स आपस में बराबर है या एक एलिमेंट दूसरे से छोटा है। जैसे 1 2 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के। तो 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, 5 7 का पेयर, 1 2, ये सारे के सारे इस रिलेशन में आएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसको कैसे लिखोगे कि एक एलिमेंट ले लो सेट आर यानी रियल नंबर्स का। देन ऑब्वियसली देखो हमें बिल्कुल पता है कि ए ऑलवेज ए के इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ए से रिलेटेड हो गया फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। हो गया। अब सेकंड चीज हम सिमेट्रिक उठा लेते हैं। सिमेट्रिक बिल्कुल आसान है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर मैंने बताया ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। भाई अगर राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण राम का भाई होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुन लो। दो चीजें हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी है। इसके दो पार्ट्स करते हैं, या तो ऐसा होगा या ऐसा। अब ये तो सिमेट्रिक है क्योंकि अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। लेकिन अगर बी ए से छोटा, ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं होगा। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए हमें एक ही एंटी एग्जाम्पल, एक ही कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है। अगर हमें पूरे सेट में से एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल जाता है जिस पे जो हमारी बात पे जिस पे हमारी बात लागू नहीं होती तो हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। तो हमने मान लिया कि लेट 2, 3 ऐसे दो रियल नंबर्स हैं कि 2 3 से रिलेटेड हैं। अब अगर 2 3 से रिलेटेड है तो बाय डेफिनेशन 2 3 से छोटा है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस बात का मतलब क्या है, बार बार बता रही हूँ कि आइदर ए बी से छोटा होना चाहिए या क्या होना चाहिए कि जो है ए बी के इक्वल आना चाहिए। ये दो बातों में से कोई एक बात होनी चाहिए। तो 2 3 से छोटा आ रहा है तो 2 3 से रिलेटेड हो गया, हो गया रिलेटेड। बट 3 2 से छोटा नहीं है, इसका मतलब 3 2 से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्री नहीं है, हम उल्टा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और अब तीसरी चीज आ जाती है बच्चे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी को अब हम कैसे प्रूव करते हैं? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में कोई ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दो ही बातें होंगी। चलो हम डायरेक्ट ही ले लेते हैं। हमने मान लिया कि लेट ए बी सी आर थ्री रियल नंबर्स सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। तो पहले वाले का क्या मतलब है कि ए या तो बी के बराबर है या इससे छोटा है, और बी भी लेस देन इक्वल टू सी है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, ए बी से छोटा है और बी सी से, तो ए सी से छोटा आएगा। भाई ए बी से छोटा है, बी सी के बराबर है तो भी ये ए सी से छोटा आएगा। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है तो भी ए सी के बराबर आएगा। और अगर ए बी के बराबर और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा आ जाएगा। मतलब घूम फिर कर सारी कहानी यही बन जाएगी कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी। इसका मतलब ए कोमा सी का पेयर रिलेशन में हो गया फॉर ऑल। जरूर लिख दिया करो ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट आर, तो आर इज ट्रांजिटिव। ये दोनों बातें हमने यहाँ प्रूव कर दी हैं कि ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ये रिफ्लेक्सिविटी हो गई, ये ट्रांजिटिविटी हो गई, और ये सिमेट्रिसिटी आ जाती है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही क्वेश्चन में तीन तीन चॉइस आपको दी गई हैं। तो ये एक आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/x। वैसे तो ये प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं करा रही हूँ। स्टूडेंट्स said that the value of above expression can be found only when x is known. Is the student correct? Justify your answer. तो देखते हैं भाई वो स्टूडेंट सही है या नहीं। क्या है ये क्वेश्चन की टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/x। बच्चा कह रहा है कि भाई x की वैल्यू नहीं पता होगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा।
हो जाएगा ये सारा खेल केवल आइडेंटिटी का है। देखो यहाँ पर पहले मैं आपको आइडेंटिटीज ही राइट कर देती हूँ। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, और बेटा जी टेंजेंट इनवर्स 1/x होता है कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, इन दोनों को यहाँ यूज कर दो, ये हो गया माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये हो गया माइनस ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, माइनस कॉमन ले लो, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये वैल्यू डायरेक्ट पाई/2 के इक्वल होती है। ये सब चीजें आपके सिलेबस में से कटी हुई हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं इसको नहीं बताऊंगी आपको। केवल इतना समझ लो कि ये सारा खेल आइडेंटिटीज का था, जो कि अब आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दी गई है। तो इसका मतलब ये जो आंसर हमारा है, बच्चा कह रहा है कि एक्स के बिना नहीं निकल सकता था, तो हमें एक ही बात यहाँ लिखनी थी कि द स्टूडेंट वाज रोंग या स्टूडेंट इज रोंग। आवर आंसर आवर आंसर इज इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स। भाई एक्स पता और चाहे ना पता हो, हमने आंसर को फाइंड कर दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जो कि अपना मैट्रिक्स से है, सिंपल सा होता है। अपना 22nd क्वेश्चन है। देखो ए गिवन है और आई गिवन है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो ए और ये आपके सामने है, तो हम डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब ए की जगह आ रहा है 3 4 - 2 - 2, 3 4 - 2 - 2 के, 3 4 - 2 - 2, और आई की जगह 1 0 0 1। लेफ्ट साइड को सॉल्व करो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये हो गया 9 माइनस 8, 3 3 9, और माइनस में आ गया 8। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4। क्लियर हो गया। अब थर्ड रो और इसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, थर्ड रो सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 8। और अब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को करेंगे, तो ये हो गया माइनस का 8 और प्लस का 4। के को अंदर ले जाओ, पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, 3 के - 2 के, 4 के - 2 के, और इसी तरह से इस 2 को भी पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 0 2 आ गया। सॉल्व कर दो और इक्वालिटी लगा दो। 1 माइनस का 2 4 और माइनस का 4, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ये एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया 3 के - 2 - 2 के, 4 के और माइनस का 2 के - 2। अब 2/2 के मैट्रिक्स दोनों तरफ है, तो बाई इक्वालिटी ले लो। ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल। पुट कर दो। 1 इज इक्वल टू 3 के - 2। इस 2 को इधर ले आओ, 1 में ऐड हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3 के की वैल्यू 1 आ गई। सबसे चेक कर लेना। देखो अब जब यहाँ से चेक करोगे तो -2 से -2 कटेगा, 1 आएगा। जब तुम यहाँ से 4 को 4 के इक्वल करोगे तो भी के की वैल्यू 1 आ रही है, और -4 इज इक्वल टू -2 के - 2, तो ये भी -2 इज इक्वल टू -2 के, तो के की वैल्यू एट लास्ट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सॉल्व करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। जिन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस हो, तो ये आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। तो इसके 3 पार्ट्स करने हैं हमने, कि जब एक्स ग्रेटर देन 1 है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन x प्लस 1 है और एक पॉलिनोमियल है। इस केस में फंक्शन x प्लस 1 है विच इज ए पॉलिनोमियल एंड हैंस कॉन्टिन्यूअस, विच इज ए पॉलिनोमियल एंड हैंस कॉन्टिन्यूअस।
अब दूसरा केस ले लो, जब x सॉरी, 2 से नहीं भाई, 1 से, जब हमारा x क्या है, छोटा है। जब हमारा x 1 से छोटा है, यहाँ x को 1 से बड़ा लिया था, यहाँ x को 1 से छोटा लेंगे तो भी वो x स्क्वायर प्लस 1 है, तो भी पोलिनोमियल है। तो इसको अब मैं लिखूंगी नहीं भाई, ये पोलिनोमियल और पोलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। अब हम तीसरा केस ले लेते हैं कि जब x 1 है, जब x 1 है तो यहाँ पर पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। देखो भाई क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब एफ एक्स की जगह 1 से छोटे के लिए ले लो एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1, मैं एच वगैरह में नहीं बता रही, डायरेक्ट लिमिट पुट कर रही हूँ। 1 स्क्वेयर प्लस 1, 1 प्लस 1 2 आ गया। अब आप ले लो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस यानी 1 से ग्रेटर के लिए इसको लेंगे, x प्लस 1 पे लिमिट निकालेंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स प्लस 1। इस लिमिट को जब इसमें पुट करोगे तो ये भी हमारी 1 प्लस 1 यानी 2 आ गई। और 1 के ऊपर जब फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर पुट करोगे तो वो भी 1 प्लस 1 2 आ रही है। तो 1 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू इक्वल आ रही है, तो फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया भाई। तो ये हो गया फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 ऑल्सो, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, नहीं है तो आप, आपको घबराना नहीं है, आपने क्या लिख देना है कि फंक्शन हैज, एफ एक्स हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कई बार हमें परेशान करने के लिए भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भैया बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और डिसकंटिन्यूटी में ही उलझ कर रह जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 भाई बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत मोस्ट रिपीटेड है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। वेरिएबल्स सेपरेबल हैं, इसको यहाँ डी एक्स के नीचे ले आओ और डी वाई के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वेयर को उठा लाओ। डी वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर, डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दोनों तरफ उठाकर इंटीग्रेशन कर दो। बिल्कुल सिंपल एंड मोस्ट रिपीटेड। 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स y होती है, इसकी टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। और अब देखते हैं इसकी इंटरनल चॉइस, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसको मैं थोड़ा और अरेंज करूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जिसका कंपैरिजन हम करेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, तो p जो y का कोफिशिएंट है वो तो p हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड में टर्म है वो q हो जाएगी। तो p हो गया 1 बाय एक्स, q हो गया एक्स स्क्वेयर। अब आप निकाल लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो होता है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p, तो e की पावर में 1 बाई एक्स डी एक्स, और e की पावर में log x, e से log कैंसिल होकर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। और इसका बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन होता है y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर q मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन प्लस में c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है तो y को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। q, q की वैल्यू ये रही तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x डी एक्स प्लस सी। ये जो है ये एक्स क्यूब बन जाएगा, और अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये बन गया एक्स वाई। मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर, चलो लिख ही देती हूँ, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, और ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 प्लस सी। आप चाहो तो सी डैश कर दो इसको यहाँ, और 4 को इधर ले जाओ तो ये बन गया, बल्कि ऐसा करो 4 को इधर ना ले जाओ, जनरली हम क्या करते हैं इसमें कि y को अलग करते हैं, तो x को लेफ्ट में ले आओ, x को x को यहाँ से उठाकर लेफ्ट में ले आओ। ठीक है,
समझ आ रही मेरी बात? 4 को इधर मत लाना, x को लेफ्ट में ले आओ, y को अकेला छोड़ दो, तो ये हो गया x की पावर 4/4x प्लस c बाय एक्स, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x³/4 प्लस c बाय एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। और अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही आसान है। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में 36 आउटकम हमारे आते हैं। Let A be the event of getting 6 on first die. A का मतलब फर्स्ट डाई पे 6 आना चाहिए, फर्स्ट पे। तो कौन कौन से आउटकम बनेंगे उनको मैं यहाँ लिख देती हूँ। 61, 62, 63, 64, 65 और लास्ट बनेगा बेटा 66। एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑन द सेकेंड डाई। तो बी को भी लिख दो। 2 ऑन द सेकंड डाई का मतलब 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2 और 6 2 हो गया। आर दीज इवेंट्स इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट शायद नहीं है ये। इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना पड़ता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, तो ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ए में 6 आउटकम है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36 एंड बी की प्रोबेबिलिटी भी 6/36 यानी 1/6 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। अब ये जो क्या होना चाहिए कि ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट, देखो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। ये हो गई 1/6 और ये भी हो गई 1/6, ये हो गई 1/36 जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो बिना देखे हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वे इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो बच्चों ये था कंप्लीट सेक्शन बी। जल्दी ही मैं आपके लिए सेक्शन सी लेकर आऊंगी। अगर अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।